कांग्रेस एमपी राहुल गांधी आज और कल 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। दिल्ली से सीधा जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद राहुल गांधी कटरा का रुख करेंगे। इस दौरान जम्मू और कटरा के बीच जगह जगह कांग्रेस कारकुनान ने उनके इस्तकबाल के लिए प्रोग्राम रखे हैं। कटरा पहुंचने के बाद राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पैदल जाएंगे। उसके साथ कांग्रेस के कई बड़े लीडरान और रियासत के ओहदेदारान भी पैदल माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। दोपहर बाद तक वैष्णो देवी पहुंचने के बाद राहुल गांधी वहां शाम की आरती में हिस्सा लेंगे। रात को माता वैष्णो देवी के भवन में ही आराम करेंगे। जुमे को सुबह राहुल गांधी पैदल माता वैष्णो देवी भवन से कटरा आएंगे और फिर कटरा से जम्मू के लिए रवाना होंगे। जम्मू पहुंचते ही राहुल गांधी पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान से मिलेंगे। जुमे को करीब 11:30 बजे जम्मू में राहुल गांधी अपने कारकुनान को खिताब भी करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर रियासती कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडरान से मीटिंग करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर जम्मू में तैयारियां जोरों पर हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पे आना चाहते थे, लेकिन 6 दिन 7 दिन के लिए नहीं हो सकता था। पार्लियामेंट सेशन था, इसलिए कश्मीर में वो आए। उन्होंने माता खीर भवानी हजरतबल श्राइन भी किया, दफ्तर का उद्घाटन किया, कार्यकर्ताओं से मिले और कहा कि मैं अब जम्मू आऊँगा, लद्दाख भी जाऊँगा। इसलिए ये उसी दौरे की कड़ी का एक सिलसिला है और लद्दाख भी जाएंगे। यहाँ के ज़मीन की हकीकत और हालात को जानने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे साथी जितेंद्र नूरा बने हुए हमारे साथ इस खबर पर तमाम अपडेट लेकर। जितेंद्र, काफी अहम माना जा रहा है राहुल गांधी का ये 2 रोजा दौरा। माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करेंगे। कौन कौन से खास प्रोग्राम इनेकाद किए गए हैं उनके दौरे के दौरान, जरा तफसील से बताइए। जी बिल्कुल मुमताज, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पे आज जम्मू पहुंचेंगे, कहीं 12 और 12:30 के बीच कोई पे पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं अगर कागज की बात करें तो जम्मू में उनकी काफी तैयारी की गई है और जो राहुल गांधी पहुंचे ही सबसे पहले कटरा का दौरा करेंगे। कहीं ना कहीं अगर कटरा तो जम्मू की बात करें 40 किलोमीटर का एरिया क्षेत्र पड़ता है, उसके बीच में वो कई जगह रुकेंगे भी और वहाँ के जो कांग्रेस के लीडर होंगे, जो लोग होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ का जायजा लेंगे। उसके बाद वो कटरा माता वैष्णो देवी के कटरा में पहुंच जाए। कटरा के बाद वो पैदल वहां से यात्रा करेंगे और कटरा माता वैष्णो देवी तक जाएंगे। उसके बाद जो बीच में जो लोग पड़ते हैं उनसे बातें करेंगे किस प्रकार की हालत है। उसके बाद जब वो दर्शन करने के लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं वे रात की आरती में शामिल होंगे। उसके बाद वो रात को कटरा में वैष्णो देवी रहेंगे। उसके बाद दूसरे दिन वो जम्मू में पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं उनका पहुंचेगा टाइम जम्मू में 10 के करीब होगा। तो 11:30 बजे के करीब की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी हुक्मरान से बात होगी। उनके बाद वो कुछ लोगों से बात भी करेंगे। अगर राहुल गांधी की बात करें तो जहाँ बात निकल के आ रही है कि कोरोना के चलते हुए उनको तो कहीं ज्यादा लोगों को इकट्ठे करने की बात नहीं कही गई है, वो इसी से चलते कुछ ही लोगों से मिल पाएंगे। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात रहेगी जम्मू में चुनावों की बात की जाएगी। उसके बाद जो जम्मू के हालत बने हैं, कहीं ना महंगाई की बात की जाएगी। उसके बाद जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसकी बात की जाएगी। सबसे बड़ी बात रहेगी स्टेट रूट की बात की गई। हमने जितेंद्र, कई सीनियर लीडरान से भी मिलने वाले हैं राहुल गांधी। पार्टी के सीनियर लीडरान से उनकी मुलाकात का सिलसिला भी होगा। क्या कोई खास बातचीत भी की जाएगी, कोई खास गुफ्तगू भी की जाएगी जम्मू कश्मीर के हवाले से? जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, खास बातचीत यही रहेगी जो चुनावों को लेकर से जम्मू कश्मीर में सिलसिला चला हुआ है। जिस प्रकार अगर 370 की बात करें, 370 के बाद जो चुनाव नहीं करवाएंगे उसकी बात करिए। लेकिन कांग्रेस का यही कहना है कि राहुल गांधी से जो भी बात होगी वो डिलिमिटेशन की जो हुआ है उससे पहले चुनाव करवाया जाए, उसके बाद भी डिलिमिटेशन है। ये खास मुद्दे रहेंगे। कहीं ना कहीं लोगों से जो बात की गई, लोगों की परेशानी को जानने की बात की गई। जो राहुल गांधी जी के जो जम्मू में पहुंचने के खास मुद्दे रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, वहां पे भी कटरा में इनका रुकने का प्रोग्राम, वहां पे जो कुछ लोग होंगे जिनसे बात करेंगे। कटरा में भी कुछ कांग्रेस के लीडर हैं, जो माने हुए लीडर हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। जी मुमताज। शुक्रिया जितेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम तफसीली गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच आप बता दें कि सरहदी अजला में दहशतगर्दाना हमलों की साजिश को नाकाम बनाते हुए पुंछ जिला पुलिस और आर्मी ने गजनवी फोर्स के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इनकी तहवील से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। पुंछ के एसपी लियाकत चौधरी ने इसे अहम कामयाबी बताते हुए कहा कि केरनी में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान जहांगीर अली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शिनाख्त बशारत खान और शिराज के तौर पर हुई है। ये दोनों सूरनकोट के रहने वाले। इनकी तहवील से पुलिस ने 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 100 के करीब जिंदा कारतूस और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। एसपी के मुताबिक तीनों का ताल्लुक गजनवी फोर्स से है।
वाजू के इससे कबल भी मेंढर से गजनवी फोर्स की दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ FIR लगा के तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें चांसेस लगते हैं कि ये इसके लिंकेजेस और भी आगे होंगे। जो जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी वो सामने आ जाएगी। कि जो इनिशियल हमें उनके कुछ चीज़ों से पता चला है वो है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम की। तो उन लोगों का फिलहाल जो टारगेट है, जो अभी तक हमने इनसे पूछताछ की है, उनका वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी को रिवाइव करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। पुंछ जिले में सेना और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के बताए जा रहे हैं। इनके पास से गोला बारूद भी बरामद किया है। वहीं पुलिस का यह भी मानना है कि पाकिस्तान की एक साजिश है कि एक बार फिर से पुंछ में जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जाए, लेकिन सुरक्षा बल की पैनी नजर से पाकिस्तान के हर मंसूबे फेल हो रहे हैं। पुंछ से रमेश वाली, जी मीडिया। बढ़ते आगे, काबीना कमेटी के दौरे से कबल मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हेल्थ, सोशल जस्टिस और SC/ST से मुतालिक उमूर की कमेटी वादी के मुख्तलिफ अजला के दौरे पर है। राज्यसभा रुकन राम गोपाल यादव की क़यादत में 14 रुकनी टीम पहलगाम में है। गुज़िश्ता दिनों उसने श्रीनगर और अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और PSC सेंटर्स का दौरा कर मौजूदा सहूलत का जायजा लिया। वहीं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से मुतालिक उमूर की कमेटी ने श्रीनगर में माजूर अफराद के लिए कायम रीजनल सेंटर का दौरा किया। कमेटी की क़यादत बिहार के शिवहर से BJP रुकन पार्लियामेंट रमा देवी कर रही हैं और सेंटर पहुंचने पर उनका और कमेटी के दीगर अरकान का जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रबोध सेठ ने वालेहाना खैर मकदम किया। कागज में जो लिखा हुआ है वो देखें, रियलिटी में तो अब थोड़ा देखेंगे और उसको समझेंगे लोगों से कि क्या है उसका असलियत क्या है। हम लोग आए हैं उन्हीं की निगरानी करने के लिए कि वास्तव में उनके तकलीफ में, कोरोना में या किसी तरह की पीड़ा में ये लोग बताए हैं जो लिखित कॉपी पर कि हम लोग ये सेवा दिए, ऐसे किए, वैसे किए और ये बनाए, उनकी पढ़ाई के लिए इंतजाम किए, उनके गरीबों के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके पिछड़े हुए लोगों के लिए हम लोग काम किए। तो उसी का थोड़ा सर्वे करके देखते हैं। अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी जिस तरह की ज़िंदगी आप लोग जी रहे थे तो उससे तो बेटर बनाने के लिए हम लोग लोकसभा में क्या करते हैं बैठ के, जो कानून पास हुआ है वो आप लोग सपना में भी नहीं सोच रहे थे, वो अधर में ही लटका था। लेकिन मोदी सरकार ने जो काम किया है वो समझिए कि सराहनीय है और इसको सुधारने की ही प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं और जो कुछ बनाना होगा हम लोग बनाएंगे। लोगों को जितनी तकलीफें थी उसको दूर करने के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं। वहीं SC/ST फलाह बहबूद से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी ने गुलमर्ग के बोटा पथरी का दौरा किया और इसकी क़यादत रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर करण प्रेमजी भाई सोलंकी कर रहे हैं। 23 रुकनी टीम ने दौरे के दौरान गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान कमेटी के अरकान ने उनसे रोजाना की जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों ने मुख्तलिफ मुतालबात कमेटी के सामने रखे। इनमें इंडियन आर्मी में गुज्जर बकरवाल रेजिमेंट कायम करने का मुतालबा भी शामिल है। बड़ी तादाद में आए गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों ने इस मौके पर कमेटी को एक अर्जदाश्त भी पेश किया। पार्लिमानी कमेटी के हमरा बारामूला के जिला तरक्याती कमिश्नर, SSP और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और अच्छे माहौल में हमारी बात हुई। तो हमने अपना जो मेमोरेंडम पेश किया है उसमें हमने गुज्जर रेजिमेंट की डिमांड की है, गुज्जर बहावन की डिमांड की है, उसमें हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट पर बात की है, उस पर हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो मामला है उस पर बात की है, उस पर हमने रिहेबिटेशन पर बात की है जो हमारे लैंडस्लाइड में एरिया आ रहे हैं। धारा 370 हटाने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है और क्या बदलाव हम ला सकते हैं, और इसके बारे में अध्ययन के लिए स्वयं ऑन द स्पॉट अध्ययन के लिए कमेटी यहाँ उपस्थित हुई है। SC/ST के लोगों को चुनाव में हिस्सा लेके जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के आउटरीच मुहिम का भी आगाज हुआ और पहले फेज में आने वाले मरकजी वुज़रा की तादाद अब 20 से बढ़कर 28 हो गई है। मरकजी हुकूमत ने 8 और वुज़रा की जम्मू कश्मीर में आने के लिए ड्यूटी लगा दी है। ऐसे में होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में आने वाले वुज़रा की तरमीमी फेहरिस्त जारी कर दी है। अगले कुछ दिनों में दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले वुज़रा की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मंगल को जारी नए शेड्यूल के तहत वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी 21 से 22 सितंबर को कश्मीर के बड़गाम जिले के दौरे पर रहेंगी। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 23 से 24 सितंबर तक कठुआ जिले का दौरा करेंगे। वहीं मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 4 से 5 अक्टूबर तक सांबा जिले के दौरे पर रहेंगे। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा 16 से 17 सितंबर तक बांदीपुरा जिले में होंगे। और श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला की 39वीं बरसी के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला हजरत बल वाक़ई उनके मकबरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वालिद शेख अब्दुल्ला की कब्र पर गुलपोशी की। इस दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो रियासत में आर्टिकल 370 की वापसी के लिए पुराज़्म तौर पर इंतखाब लड़ेंगे, जिसमें उन्हें एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी बात की और कहा कि वो मुल्क अलग है। उन्होंने अफगानिस्तान में बनी तालिबानी हुकूमत के बारे में कहा कि मुझे यकीन है कि वो सबके साथ इंसाफ करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि तालिबान को तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। जब इंसान का वक्त आता है जाने का, उसी को रोक नहीं सकता। इस दिन शेर कश्मीर इस दुनिया को छोड़ गए थे और उनकी रूह अल्लाह के पास है। उन्हें सारी ज़िंदगी इस कौम को उठाने के लिए की है और उम्मीद करता हूं कि ये जमात उसी पर चलेगी और आगे भी लोगों के लिए बेहतरी करने की कोशिश करेगी। का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं जानता नहीं हूँ कब होंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। सर, स्टेटहुड की बात आपने की तो देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड है और जहाँ तक 370 का मामला है, 35A का मामला है, हम तो उसमें डटे हुए हैं। उसमें कोई हम में कोई शिगाफ नहीं आया है। देखिए, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से मुतालिक फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासी जमातों ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। बीजेपी का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला एक ही मसले पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के लीडर GM शाहीन ने फारूक अब्दुल्ला को इस तरह के मामलात में बयान देने से गुरेज करने की सलाह दी। आखिर रहा सवाल कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा कि तालिबान को गवर्नमेंट बनानी चाहिए, लेकिन उसका भी हम स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के अलावा भी वो बाकी मुल्कों के साथ भी वो अच्छी संबंध रखेंगे ताकि आने वाले टाइम में ताकि तालिबान की जो हुकूमत होगी वो आगे तरक्की करे। देखिए, एज ए मेंबर पार्लियामेंट और द कंट्रीमैन ऑफ आवर कंट्री, मुझे लगता है कि ऐसे बयान देने चाहिए। हमें कोई लेना देना तालिबान से नहीं है, वो सरकार बनाए या नहीं बनाए। एंड हमारे जो रिलेशंस है अभी कुछ नहीं आप तालिबान के बारे में कह सकते कि वो कैसे क्या रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि एक सिटीजन होने के नाते एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासकर जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फारूक अब्दुल्ला को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और अच्छा नहीं लगता कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स ये और पार्लियामेंट भी कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, कि ऐसे लोग जो है तालिबान के बारे में कोई बात करे। और जो अपने देश से प्यार करते हो उनको चाहे कि वो देश की ही बात करे और उनकी वकालत करने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला के बयान की बात है, बहुत अफसोसनाक बयान आया है। आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने साफ लफ्ज़ों में तालिबान को मुबारकबाद दी है सरकार बनाने में। आज पूरे
मुल्क को और पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि फ़ारूक अब्दुल्ला के कितने चेहरे हैं। ये वही फ़ारूक अब्दुल्ला है जब ये दिल्ली जाता है वहाँ पर भारत माता की जय चिल्लाता है, और जब कश्मीर आता है यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद और आज तालिबान जिंदाबाद कर रहा है। इससे ज़्यादा ये एक्सपोज अब होने वाली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के शुरुआती दिनों से साथ रिधम सिंह ने अपने कई हामियों के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रिधम सिंह जम्मू खित्ते में जेके पीपल्स मूवमेंट का अहम चेहरा थे और पुंछ के जिला सदर थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद अली लोन ने रिधम सिंह और उनके हामियों का पार्टी में इस्तकबाल करते हुए कहा कि सियासत में नौजवानों की शमूलियत एक नेक शगन है और पार्टी नौजवान क़यादत तैयार करने के लिए पुरअज़्म है। रिधम सिंह ने सज्जाद लोन की क़यादत पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि उनके सियासी नजरियात से मुतासिर होकर उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का फैसला किया है। हम एक सोच के साथ जितनी भी मेरी टीम है जुड़े थे डॉक्टर शाह फैसल साहब के साथ, और किसी वजवात की वजह से शाह फैसल साहब ने 2020 में पॉलिटिक्स से ट्वीट कर दिया। उसके बाद हम काफ़ी देर से सज्जाद अली लोन साहब को, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उनको काफ़ी देर से हम देख रहे थे, उनकी सोच को देख रहे थे, और कहीं ना कहीं हमें लगा कि जो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, चाहे वो जितना भी यूथ मेरे साथ पुंछ राजौरी या मैं यहाँ की बात करूँ जो जुड़ा है, हमें कहीं ना कहीं लगा कि हमें सज्जाद अली लोन साहब से जुड़ना चाहिए। उनके विज़न को देख के हम जुड़े। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। रिधम सिंह जी जेके पीपल्स मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं, और अपने इलाके में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। उन्होंने आज सज्जाद साहब की रेजिडेंस पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। हमारी चेयरमैन ने उनका वेलकम किया और उनके साथियों का वेलकम किया, और हम रिधम सिंह जी को मुबारकबाद देते हैं। शोपियां में कायम नई फ्रूट मंडी में कारोबारी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में सेब के कारोबारी खरीदो फरोख्त के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। वाज़ेह कि शोपियां का इलाका उम्दा किस्म के सेब की पैदावार के लिए पूरे मुल्क में मशहूर है, और शोपियां की फ्रूट मंडी कश्मीर में सेब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट मानी जाती है। कोविड की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद मार्केट में कारोबारियों की आमद और रफ्त शुरू होने से मकामी किसान भी बहुत खुश हैं। फसल की पैदावार भी इस दफा अच्छी हुई है, इसलिए किसान मौजूदा सीजन में सेब की पैदावार से अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। मगर शोपियान मंडी के अंदर जो माल की क्वालिटी है और जो रेट्स है ये बहुत बेहतरीन है, और यहाँ पर सारे भारत के व्यापारियों को आना चाहिए। इस साल की क्वालिटी पिछले कई सालों के बाद ये अच्छी क्वालिटी आई है, और इस बार सेबों के अंदर कोई बीमारी भी नहीं है, और वैसे भी जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब होता है वो शोपियान में होता है। कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। ये लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाहें गलत हैं और ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंडी में और किसी भी जगह पर आराम से आ सकता है, जा सकता है, उसे किसी तरह का डर नहीं है। कश्मीर की जनता निहायत ही मेहमान नवाज जनता है और आपको अपने जान को दे देगी, मगर तुम्हारी जान को कहीं आँच आने नहीं देगी। ये कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है।